Okay, so we have seen the example. Now we are putting that example in the graph. Okay, एक रफ ग्राफ मैंने बनाया है जिससे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उस इंफॉर्मेशन को जो हमारे एग्जाम्पल में थी उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, किस तरह से किया जाएगा. देखिए, वाई एक्सिस में हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एंड उसका प्राइस दोनों को मेजर किया है वाई एक्सिस में. ठीक है, और एक्स एक्सिस में हम लोग ने यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, कौन सी कमोडिटी, एक्स. तो एक्स की कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, वो हम लोग ने एक्स एक्सिस में रखा है. और वाई एक्सिस में हम लोग ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एज वेल एज प्राइस ऑफ एक्स दोनों मेजर किया. ठीक है, अब देखिए, आपको ऑलरेडी मालूम है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना. ये कर्व हम लोग ने पहले भी बनाया था. ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आप देखिए 20 से फॉल होके 16 में आया, 16 से फॉल होके 12 पे आया, 12 से 8, 8 से 4, लाइक दिस इट इज फॉलिंग. ओके, एंड अपने एग्जांपल में देखिए 5th यूनिट पे जाके वो 0 हो गया है ना, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई. तो मार्जिनल यूटिलिटी जिस पॉइंट पे 0 हो जाती है, हम लोग ने पढ़ा है कि टोटल यूटिलिटी उसी पॉइंट पे मैक्सिमम होती है ना. जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है उसी पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है. अब इस पॉइंट के बाद अगर कंजम्पशन कंटिन्यू करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगी, नेगेटिव हो जाएगी. टोटल यूटिलिटी को फॉरवर्ड मूव करने के लिए एडिशन की जरूरत है. अगर माइनस होगा तो टोटल यूटिलिटी कम हो जाएगी. यू नो दैट टोटल यूटिलिटी इज अ टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. एक के बाद एक हर यूनिट की जो यूटिलिटी है उसको ऐड करते जाएंगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलती है. अगर टोटल यूटिलिटी में डिडक्शन कर दें, माइनस कर दें, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी ना. तो जब मैक्सिमम जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, टोटल यूटिलिटी उसी समय मैक्सिमम होती है ना. उस पॉइंट के बियॉन्ड अगर कंजम्पशन कंटिन्यू करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी. हमारे एग्जांपल में आप देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी 5th यूनिट के बाद, 5th यूनिट पे 0 है, उसके बाद कंज्यूम करने पे नेगेटिव हो रही है. तो जब वो नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी अब बढ़ेगी नहीं, टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट फॉलिंग. ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप था जो हम लोगों ने पहले पढ़ा. और आपको ये भी पता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है उसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ सेटाइटी बोलते हैं. पॉइंट ऑफ सेटाइटी मीन्स पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. आपको उसके बियॉन्ड अब कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाले, 0 के बियॉन्ड नेगेटिव यूटिलिटी मिलने वाली है. तो दैट इज द पॉइंट ऑफ सेटाइटी. व्हाई इट इज अ पॉइंट ऑफ सेटाइटी, बिकॉज टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट. इसी पॉइंट पे जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है, आप टोटल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे इट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ओनली. ठीक है, तो दिस इज व्हाई वी कॉल इट पॉइंट ऑफ सेटाइटी. ठीक है, ये तो हमारा हो गया पुराना बात. अब नई बात क्या है, प्राइस आपको मालूम है कि 10 रुपीज है, कांस्टेंट है. तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हम लोग ने ड्रॉ कर दी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल प्राइस लाइन ड्रॉ किया. दिस इज द प्राइस लाइन फॉर एक्स, है ना. एक्स क्या है, कमोडिटी है. अब जब आप देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती जा रही है ना, आप जैसे जैसे एक एक यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो, एक यूनिट पे 20 थी, 2 यूनिट पे 16 थी, 3rd यूनिट पे आके वो 10 हो गई. देखिए 8 और 12 के बीच की बात है ना. तो मैंने 10 यहाँ पे नहीं दिखाया है, इसलिए 12 के पास होगा 10, है ना. तो इसीलिए आप देखिए 3rd यूनिट पे आके प्राइस दैट इज ₹10 इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज ऑल्सो 10, है ना. तो यही वो पॉइंट है, 3rd यूनिट पे आके प्राइस और यूटिलिटी दोनों इक्वल हो गया. दैट इज व्हाई 3rd यूनिट पे हम लोग इक्विलिब्रियम अचीव करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव. ओके, व्हाई, बिकॉज एट दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दैट इज 10, है ना, यू कैन सी इट, एंड प्राइस दैट इज ऑल्सो 10 आर इक्वल. ठीक है, बात समझ में आई. ऑलरेडी ये आपको चार्ट में दिया हुआ है, आपने जो टेबल अभी मैंने बोर्ड में ड्रॉ किया था उसमें आपके पास है. आपको बस ये समझना है कि मैंने यहाँ पे 10 नहीं लिखा है, आई हैव टेकन 4 का गैप लेके मैंने ये बनाया है ना ग्राफ. तो 4, 8, 12, 4, 8 एंड 12. तो 10 रुपीज कहाँ फॉल करेगा, 8 एंड 12 के बीच में, है ना. बट इट विल बी क्लोजर टू या समवेयर इन बिटवीन. ठीक है, तो यहाँ पे 10 रुपीज है और 10 रुपीज की 10 यूटिल्स है, एंड ये जो प्राइस लाइन है ये भी 10 पे ही है ना, हॉरिजॉन्टल है, फिक्स्ड है, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा. तो जिस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 3rd यूनिट पे, 3rd
यूनिट ऑफ द कमोडिटी एक्स जब वो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो इस पॉइंट पे आके उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस। ठीक है, तो यही पॉइंट होगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का। ठीक है, so this is our graph. If you have any doubt, you can ask me. Okay, so we have completed consumer's equilibrium in case of single commodity. Okay, now we will move on to consumer equilibrium with two commodities or more एक या मैंने एक कमोडिटी तो हम लोग कर लिया, दो या उससे ज्यादा कमोडिटी होंगी अगर, है ना, तो कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करता है वो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ना है। We now move on to the last part of our topic, that is consumer equilibrium in case of two or more commodities। ठीक है, तो सिंगल कमोडिटी हम लोग देख लिए हैं। अगर दो कमोडिटी होती है या उससे ज्यादा होती है तो किस तरह से कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम अचीव करता है, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, इन रियल लाइफ कंज्यूमर कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही कमोडिटी के अलग अलग यूनिट को कंज्यूम करता है, वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। लेकिन जनरल यूजुअल केस में क्या देखा जाता है कि एक कंज्यूमर जो है वो एक कमोडिटी ही कंज्यूम नहीं करता है, वो एक से ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम करता है एक ही टाइम, है ना। तो जब वो एक से ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम करता है तो किस तरह से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर सकता है ना। दैट इज व्हाट वी विल स्टडी टुडे। In real life, a consumer consumes more than one commodity. In such a situation, law of equimarginal utility applies, है ना। law of diminishing marginal utility तो अप्लाई करेगा ही करेगा, वो दोनों केस में अप्लाई करता है, सिंगल कमोडिटी में भी करेगा और मोर देन वन कमोडिटी में भी करेगा, है ना। लेकिन स्पेसिफिकली अगर एक से ज्यादा कमोडिटी होती है तो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी जरूर अप्लाई करने लगता है ना। अब क्या है उसके बारे में, लेट्स स्टडी। Law of equimarginal utility is also known as law of substitution, law of maximum satisfaction and Gaussian's second law। आपको याद होगा कि जब मैंने law of diminishing marginal utility आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसको Gaussian's first law of consumption भी बोलते हैं, है ना। Gaussian's first law of consumption is law of diminishing marginal utility and similarly Gaussian's second law is लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी कब अप्लाई होता है, वो दो कमोडिटी या दो से ज्यादा कमोडिटी के केस में अप्लाई होता है। और दूसरी चीज, इसके कई सारे नाम है, एक तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर लॉ गॉसियंस सेकंड लॉ। ठीक है, ये सारे नाम इसी के। नाउ व्हाट डज दिस लॉ सेज, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ था उसमें ये बोला गया था कि एज अ कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी कंटिन्यूअसली, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, ये लॉ था, है ना। अभी क्या लॉ है, लॉ बोल रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन ratios of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal and marginal utility falls as consumption rises। तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करने के लिए दो कंडीशंस है ना। पहली कंडीशन है व्हेन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी जो है दोनों कमोडिटी की, उनका जो रेशियोज है एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस, और उनके प्राइस, है ना, माने रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सपोज दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और उसका प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और उसका प्राइस, इनका जो रेशियो है दैट शुड बी इक्वल एंड मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल एज द कंजम्पशन राइजेस। ये तो ऑब्वियस है, वाई शुड फॉल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको मालूम है ना, कंजम्पशन बढ़ने से मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता है, तो ये वाली कंडीशन तो अप्लाई होगी होगी। और साथ में जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द टू कमोडिटीज एंड द रेस्पेक्टिव प्राइसेस शुड बी इक्वल। ठीक है, so this is the law of equimarginal utility. Let's take up an example and understand the concept better. Now see this example on the board. Let us assume that there are two commodities x and y. ठीक है, जैसे हम लोग ने पिछले एग्जाम्पल में सिंगल कमोडिटी के केस में x लिया था कमोडिटी, यहाँ पे दो कमोडिटी का केस है तो हम लोग x एंड y दो कमोडिटीज अज्यूम कर रहे हैं। ओके,
ना आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ऑपरेट करता है ना। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जो भी एजम्पशंस हम लोग ने पढ़े थे ना जब लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो उसके जितने भी एजम्पशंस थे वो सारे एजम्पशंस यहाँ भी अप्लाई होंगे। कहाँ पे? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। और एक चीज है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से इक्विलिब्रियम अचीव करने में हेल्प करता है? इट हेल्प्स द कंज्यूमर ओके टू ऑप्टिमली एलोकेट हिज इनकम बिटवीन टू और मोर कमोडिटीज, क्योंकि इनकम जो है लिमिटेड है कंज्यूमर की, है ना। जब वो सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो वो यूटिलिटी को प्राइस से इक्वेट कर रहा था, लेकिन जब वो दो कमोडिटी या उससे ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है तो वो किस तरह से अपनी इनकम को दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज में एलोकेट करेगा, बांटेगा, है ना, स्पेंड करेगा। यही इसी चीज में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर की हेल्प करता है। ओके, सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स द कंज्यूमर टू एलोकेट हिज इनकम ओके ऑप्टिमली मतलब बेस्ट तरीके से। किस तरीके से? जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको दोनों कमोडिटी से मिल सके, है ना। तो किस तरह से उसकी यूटिलिटी दोनों कमोडिटी से मैक्सिमाइज हो और एक्सपेंडिचर मिनिमम हो, इस चीज को अटेन करने में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर की हेल्प करता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि दो कंडीशंस फुलफिल करनी रहती है इसमें, है ना। पहली कंडीशन तो ये है कि रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द टू कमोडिटीज एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस शुड बी इक्वल, है ना। और दूसरी थी कि मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल एज अ कंज्यूमर कंजम्पशन राइजेस, है ना। तो वो तो सेकंड कंडीशन है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो प्राइमरी कंडीशन है, डिस्कस दैट। तो पहली कंडीशन है रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज एंड देयर रेस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, है ना। ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो जब एक कमोडिटी होती है, सपोज करो एक बार कि सिर्फ एक ही कमोडिटी है एक्स, है ना। तो कंज्यूमर जब एक कमोडिटी की बात करता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है, ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा, है ना। क्या था इसमें? कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी केस से एक्स व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। ये इक्वेशन तो हम लोगों ने फॉर्म किया था, है ना, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का अपने प्राइस से, है ना, एक्स मतलब कमोडिटी, तो एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, उसको एक्स की प्राइस से इक्वेट करा जा रहा था और इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी फाइंड आउट की जा रही थी। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स divided by price of x should be, this ratio should be equal to marginal utility of money, है ना। ये हम लोगों ने कल एक एग्जांपल से किया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि when consumer consumes another commodity say y, तो y के लिए भी अगर सिर्फ y की बात करें तो अभी y का इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? marginal utility of sorry, this one is the thing, marginal utility of y by price of y should be equal to marginal utility of money, है ना। जैसे x था वैसे y है, लेकिन जब दोनों है x और y दोनों है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक इक्वेशन ये फॉर्म हुआ था x वाला, दूसरा था y वाला, है ना। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y, ठीक है। एंड बोथ दिस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m। Am I clear? Now, इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो यू विल गेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x दैट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y दैट इज इक्वल टू, माने रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड y इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अल्टीमेटली ये पोजीशन जब मिलेगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। ओके, जब दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज होती हैं तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज का जो रेशियो है वही रेशियो प्राइस का भी होना चाहिए, है ना। तो मतलब इक्वेशन होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का जो रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के वाई से है वही रेशियो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई में भी होना चाहिए। सो दिस इज
the way a consumer achieves इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं कि सेकंड कंडीशन में क्या होता है, और एक चीज कि अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं अचीव हुई है तो क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। नाउ वी हैव द सेम एग्जांपल, वही एग्जांपल अभी कंटिन्यू हो रहा है ना। आपको क्या दिख रहा है कि अगर ऐसा जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, क्या पहली कंडीशन क्या इक्विलिब्रियम की, कि रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज शुड बी इक्वल टू रेशियोज ऑफ देयर प्राइसेस, है ना। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कंडीशन अचीव हो गई, तब तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाती, है ना, अगर इसमें कुछ चेंज होता है, मतलब क्या है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, मतलब अगर ये दोनों इक्वल ना हो, है ना, तब क्या होगा। तो पहला है, अगर सपोज करिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, है ना, इक्वल टू की जगह यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। तो अगर ऐसा होता है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोगों ने सिंगल कमोडिटी की केस में देखा, है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स, है ना, इफ दिस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई, इसका मतलब है कि आपको अपनी इनकम को स्पेंड करके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो ज्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। आपको एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है इन कंपैरिजन टू वाई की यूटिलिटी। तो आप एज अ कंज्यूमर क्या डिसाइड करोगे, विद सेम लेवल ऑफ प्राइस you will be more interested to buy more of x, है ना, आप x ज्यादा खरीदना चाहोगे क्योंकि x से आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है। नाउ अ पॉइंट विल कम, जैसे जैसे आप x की यूनिट्स को बढ़ाते जाओगे, आप x को और कंज्यूम करते जाओगे, वैसे वैसे x की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो क्या होगा, अपने आप एक पॉइंट आएगा कि ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये इक्वल में बदल जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कंजम्पशन होने लगेगा एक्स का ज्यादा, एक्स की यूटिलिटी कम होती जाएगी, और एक लेवल आएगा जब उसकी यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो यूटिलिटी ऑफ वाई और उसके प्राइस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई, ऑपोजिट सिचुएशन है, इसमें क्या होगा, एक्स की यूटिलिटी आपको दिख रही है कि वाई के कंपैरिजन में कम है ना। तो क्या करेगा एक्स, क्या करेगा कंज्यूमर, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ वाई, है ना, एंड इट विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एक्स। तो वो वाई को ज्यादा कंज्यूम करेगा तब तक जब तक कि वाई की मार्जिनल यूटिलिटी कम होते होते एक्स के बराबर न हो जाए। ओके, so this is what a consumer does to achieve his equilibrium in case of two commodities, ठीक है। अच्छा, पहला कंडीशन तो था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई, है ना। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करना होगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल एज द कंजम्पशन राइजेस, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जानी चाहिए। ये तो ऑब्वियस कंडीशन है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है वो तो खुद ही बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन के साथ साथ कम होती जाएगी, है ना। अगर कम नहीं होती तो क्या होगा, अगर कम नहीं होती तो क्या होगा, इफ मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट फॉल with increase in consumption, the consumer will buy only one good and so he would never achieve equilibrium। जैसा कि मैंने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से ज्यादा है ना। तो क्या होगा, मार्जिनल एक्स को ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी, है ना, कंजम्पशन के साथ, और उससे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और एक्स की यूटिलिटी बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क ही नहीं करे और मार्जिनल यूटिलिटी कम ना हो, तो फिर एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है और वाई की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी इक्वेट नहीं होगी, और जो कंज्यूमर है वो एक्स को ही कंज्यूम करता जाएगा, क्योंकि एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो वाई से ज्यादा है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी यहाँ पे इस वाले कंडीशन में, दो कमोडिटीज वाले सिचुएशन में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी शुड
फॉल विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, अगर वो वर्क नहीं करेगा तो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और इसके कारण इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ दो कमोडिटीज हैं, उन दोनों की रेशियोज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एज वेल एज रेशियो ऑफ प्राइस इक्वेट होना चाहिए, और वो तभी होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन के साथ में फॉल होती जाएगी। ओके, let's take up an example now, numerical example. Let's see this numerical example, very easy. Let us assume that there are two commodities x and y, है ना, तो ये x and y दो commodities हम लोग पहले वाले एग्जांपल में जो लिए थे वही है, and consumers total money income is ₹5। हम लोग ये मान रहे हैं कि टोटल इनकम जो कंज्यूमर के पास है वो है ₹5, ठीक है। Now which he wishes to spend on two commodities, यही ₹5 से इसको दोनों commodities में किस तरह से स्पेंड करना है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। बोथ x एंड y आर प्राइस्ड एट ₹1 पर यूनिट। x का दाम भी ₹1 पर यूनिट है और y का दाम भी ₹1 पर यूनिट है। मतलब क्या है कि x के हर यूनिट का दाम ₹1 रहेगा और y की भी हर यूनिट का दाम ₹1 है, ठीक है। टोटल मनी इनकम कितनी है कंज्यूमर के पास? 5 है ना, ₹5। नाउ लेट्स सी हाउ कैन ही मेंटेन हिज इक्विलिब्रियम। वो या तो क्या कर सकता है, या तो ₹5 से वो 5 यूनिट्स ऑफ x खरीद सकता है या ₹5 से 5 यूनिट्स ऑफ y खरीद सकता है। लेकिन ये क्या है, डबल कमोडिटी अगर उसको कंज्यूम करना है, x एंड y दोनों कंज्यूम करना है, तब वो किस तरह से एलोकेट करेगा ₹5 को x और y के बीच में, ठीक है। यूनिट से 1 2 3 4 5 है ना, और अगर 5 यूनिट वो x की कंज्यूम करता है तो उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है यूटिल्स में? पहली यूनिट से उसको 20 मिल रही है, दूसरी यूनिट से 14, तीसरी यूनिट से 12, फोर्थ यूनिट से 7 एंड फिफ्थ यूनिट से 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी जो है फॉल होती जा रही है, डिक्रीजिंग है। उसी तरह से अगर वो ₹5 पूरे का पूरा y पे खर्च कर देता है तो y से उसको पहली यूनिट से 16 मिल रहा है यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट से 12, थर्ड यूनिट से 8, देन 5 एंड देन 3। तो इसमें भी आप देखिए कि यूटिलिटी फॉल हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो यहाँ पे अप्लाई हो ही रहा है। अब अगर उसको बांटना है ₹5 को इन दोनों में, तो वो किस तरह से करेगा जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, है ना, उस कॉम्बिनेशन से। सपोज करिए आप देखिए इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करिए फर्स्ट यूनिट की। ऑब्वियसली यू कैन सी दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x फ्रॉम यूनिट 1 इज मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y फ्रॉम यूनिट 1। पहली यूनिट जो x की कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट यूनिट ऑफ y, है ना। तो वो पहला ₹1 किस पे खर्च करेगा? x पे खर्च करेगा, क्योंकि x का पहला यूनिट से उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20 यूटिल्स का, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या वो x ही खरीदेगा? नहीं, क्योंकि y का जो पहला यूनिट है वो खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे 16 यूटिल्स का उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन कंपैरिजन टू 14, है ना। तो सेकेंड यूनिट ऑफ मनी जो है, दूसरा रुपए का जो यूनिट है वो y पे खर्च करेगा, ठीक है। अब तीसरा यूनिट, तीसरा रुपए वो कहाँ खर्च करेगा? ऑब्वियसली आप देख रहे हो 14, ये कंपैरिजन टू 12 ज्यादा है तो इस पे ही खर्च करेगा। अब ₹4 वो कहाँ खर्च करेगा? ₹4 आप देखिए ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो वो यहीं पे खर्च कर देगा, x ही ले लेगा, है ना, और फिफ्थ यूनिट यहाँ पे खर्च करेगा। तो वो आप ओवरऑल देखिए कि वो 3 यूनिट ऑफ x ले रहा है एंड 2 यूनिट ऑफ y ले रहा है ना, फोर्थ यूनिट ऑफ x। लेकिन अब वो किस लेवल पे जाके रुकेगा, किस लेवल पे जाके उसको कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है? उसको फोर्थ यूनिट ऑफ x, है ना, एंड फिफ्थ यूनिट ऑफ y में जाके आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इक्वेट हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो रही है। प्राइस तो दोनों का सेम है 1, है ना, और मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पे आके सेम हो रही है। एंड व्हेन ही इज कंज्यूमिंग फोर्थ यूनिट ऑफ x एंड फिफ्थ यूनिट ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ y, है ना, दैट मीन्स when he is spending fourth unit of money on x and fifth unit of the last unit of money on y, ठीक है। तो यहाँ पे आके उसको कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, जहां पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, ठीक है। ये तो हो गई मार्जिनल यूटिलिटी की बात। अब टोटल यूटिलिटी आप देखिए कितनी मिल रही है उसको, पूरे से 20 + 14 + 12 + 16 + 12, ₹74 की उसको टोटल यूटिलिटी मिल रही है।
अब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन और नहीं है जिससे कि उसको 74 से ज्यादा यूटिलिटी मिले। जब तक कि उसको 74 से ज्यादा की यूटिलिटी नहीं मिलेगी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। तो दिस इज हिज बेस्ट पोजीशन, दिस इज हिज पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ बैलेंस, जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वो क्या कर रहा है, वो 5 रुपए जो उसके पास है इनकम के, उसको वो 3 यूनिट, फर्स्ट यूनिट ऑन एक्स, सेकेंड यूनिट ऑन वाई, थर्ड यूनिट ऑन एक्स, फोर्थ यूनिट ऑन एक्स एंड फिफ्थ यूनिट ऑफ वाई, इस तरह से खर्च करा। मतलब उसने 3 यूनिट एक्स की ली और 2 यूनिट वाई की ली, ठीक है। इससे उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हुआ, क्योंकि फोर्थ यूनिट ऑफ मनी है ना, फोर्थ रुपीज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रुपए खर्च हो चुके हैं 5 में से। चौथा रुपए जो वो खर्च कर रहा है थर्ड यूनिट ऑफ एक्स पे, और पांचवा रुपए वो जो खर्च कर रहा है वो सेकेंड यूनिट ऑफ वाई पे। यहाँ पे आके आप देखिए दोनों का मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जा रहा है ना। तो यही इक्विलिब्रियम पोजीशन हो रही है कंज्यूमर की। ओके, so only the diagram or you can say the graph was left, okay, for the two commodities case. Let's see the graph first. हमारे पास 2 कमोडिटी है x और y, इसलिए हम लोगों ने दो तरफ अलग अलग प्लॉटिंग की है ना। एक प्लॉटिंग यहाँ पे हो रही है और दूसरी प्लॉटिंग यहाँ से हो रही है। तो ये x वाली प्लॉटिंग है ना, y एक्सिस पे वी हैव मेजर्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ठीक है, और कंजम्पशन ऑफ गुड x जो है वो x एक्सिस पे। इसी तरह से y एक्सिस पे ही हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y लिया है और x एक्सिस में नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ y लिया, ठीक है। आपको पता है कि हमारे एग्जांपल में 20 यूटिल्स का पहली यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी हो रहा है ना, तो उसके बाद फॉल हो रहा है, होते 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 वो 12 यूनिट पे आ रहा है ना। उसी तरह से हमारे यहाँ पे पहली यूनिट जो y की थी वहां से 16 यूनिट पे 16 यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी हो रहा है, उसके बाद 12 यूटिल्स का हो रहा है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था अपने चार्ट में, अपने टेबल में, कि कंज्यूमर जो है उसको इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे वो थर्ड यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम कर रहा है ना। यहाँ पे 12 यूटिल्स का दोनों जगह मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। तो आपको बेसिकली आप यहाँ पे देखिए थर्ड यूनिट पे, एक्स की थर्ड यूनिट पे और वाई की सेकेंड यूनिट पे जो यूटिलिटी है बराबर हो गई है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। बेसिकली देखना ये रहता है कि जो लास्ट यूनिट स्पेंड कर रहा है ना कंज्यूमर, उस लास्ट यूनिट स्पेंड ऑन बोथ द कमोडिटीज से इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए। इक्वी मार्जिनल मतलब बराबर की यूटिलिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो लास्ट यूनिट उसने क्या स्पेंड की, यहाँ पे थर्ड यूनिट पे स्पेंड की 1 रुपए, और यहाँ पे उसने फिर सेकेंड यूनिट पे स्पेंड की। लास्ट यूनिट इसकी कौन सी थी 2 और इसकी लास्ट यूनिट थी 3, है ना। तो इन दोनों पे उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, दैट इज 12, है ना। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, सो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट वेयर द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड गेट्स द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ द कमोडिटी, ठीक है। तो ये है आपका 2 कमोडिटीज में इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है या यूटिलिटी एनालिसिस जो भी बोले, इसका कुछ लिमिटेशंस भी होता है। लिमिटेशंस मतलब स्कोप लिमिटेड है, या यू कैन से इट्स अ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्यों है? ऐसे तो बहुत सारी लिमिटेशंस है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ आपको यही जानने की जरूरत है कि मेन लिमिटेशन इसकी ये है कि इसमें आप यूटिल्स के टर्म में आप मेजर करते हो यूटिलिटी को, और यूटिल्स एक्चुअल में एक हाइपोथेटिकल मेजर है ना, कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। ओके, सो यू बेसिकली कैन नॉट मेजर यूटिलिटी। यूटिलिटी फीलिंग है ना, यू कैन नॉट मेजर इट। लेकिन इकोनॉमिक्स लोगों ने हाइपोथेटिकल एक यूनिट बनाई थी यूटिल्स, जिसके बेसिस पे दे आर मेजरिंग, दे आर ट्राइंग टू मेजर यूटिलिटी, बट इन फैक्ट रियलिटी में क्या है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। Although economists are measuring it in utils, in terms of utils, but in reality utility cannot be measured, okay, in terms of any standard unit। उसका कोई standard unit बना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा utility analysis over हो रहा है। Now we will move on to from this is the cardinal approach, है ना, cardinal approach।
अब हम लोग इसी को हम लोग यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे ऑर्डिनल, है ना, दो था कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में रैंकिंग होती है, तो कार्डिनल हम लोगों ने कर लिया, हम लोग ऑर्डिनल स्टार्ट करेंगे। ठीक है,